पहला क्वेश्चन है धारामापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट बोर्ड की दृष्टि से बच्चों इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। हम तो बहुत कुछ समझते हैं। चल कुंडली धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है वो कुंडली में प्रवाहित, क्या, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अगर हमने चल कुंडली धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित की और उस एकांक धारा की वजह से धारा मापी में जितना विक्षेप आया उसको कहा जाता है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे बेटा SI से प्रदर्शित करते हैं। SI किससे, SI से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सचिन, ठीक है। अगर हम यहां धारा सुग्राहिता का फॉर्मूले की बात करें, जो बच्चे हमारे नए हैं शायद उनको ना पता हो। कितने बच्चों ने वैसे इसको पढ़ रखा है, मेरे को कमेंट करके बताओ धारा सुग्राहिता कितनों ने पढ़ रखा है। सभी बच्चे कमेंट करो, जितने बच्चे लाए हुए। देखो बहुत ही कम बच्चे लाए हुए, इतनों में मजा नहीं आता भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। शेयरिंग में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। अगर सॉरी ये पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, बस इतना बता दो, येस और नो, येस और नो, ठीक है। पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए यार। SI बराबर होता है फाई अपॉन आई, निलंबन पत्ती में ऐठन होती है फाई, इज इक्वल टू NaB अपॉन C। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। देखो अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो वहां पर सारी चीज आपको बतानी जरूर है। जैसे फाई हमारा क्या है, निलंबन पत्ती में ऐठन है, तो यहां लिख दोगे निलंबन पत्ती में ऐठन, ठीक है। N क्या है, पैरों की संख्या, N क्या है बच्चों यहां पर पैरों की संख्या है। A क्या है यहां पर क्षेत्रफल है। B क्या है हमारे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और C क्या है आपका ऐंठन बल युग्म। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, नहीं तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देने वाला है। इस चीज को आप लोग याद रखना, पूरे नंबर चाहिए तो सारी चीजें बताओ। तो चल कुंडली धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है SI, वो कुंडली में प्रवाहित, जो कॉइल हमारे पास है, जो कुंडली हमारे पास है, उस कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप। आपने धारा प्रवाहित की, अब उस धारा प्रवाहित करने की वजह से क्या आएगा, कुंडली में विक्षेप आ जाएगा, तो उस विक्षेप के बराबर होती है क्या, धारा सुग्राहिता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा सुग्राहिता का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है, धारा सुग्राहिता SI बराबर ये वाला, SI बराबर फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है यहाँ पर, फाई क्या होता है, तो फाई होता है बच्चों यहाँ पर NaB। देखो ये फाई अपॉन आई की जगह हम क्या लिख दिया, पूरा का पूरा क्या निकल के आया, फाई अपॉन आई की जगह NaB अपॉन C निकल के आ गया हमारा। तो SI बराबर ये फॉर्मूला है, ये आप सभी को याद रखना है। अब इसमें सारी चीजें भी आपको बतानी है, फाई क्या है, N क्या है, B क्या है, A क्या है, C, वो सारी चीजें बच्चों मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ली हैं, सभी को बता दी हैं। तो आप लोग देख लीजिए एक बार जल्दी से, ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। वो भी वही है भाई, फाई अपॉन V को, जैसे वहां पर फाई अपॉन I को धारा सुग्राहिता कहते हैं, यहां पर फाई अपॉन V को वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। अगर धारा मापी का जो वोल्टेज है कुंडली के सिरों के बीच, यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज कितना हो, V हो, तो राशि जो हमारी फाई अपॉन V होगी, इस फाई अपॉन V को क्या कहा जाता है, वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। और इसे बच्चों हम SV से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, SV से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर मैंने बच्चों आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। अगर मैं यहां पर एक चीज बोलूं, अगर हमने जो कॉइल ले रखी है, यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो, ठीक है, तो आप सभी को पता है V बराबर क्या होता है, I अपॉन R होता है, शायद सभी बच्चों को पता होगा, हमारे कुछ ग्रेट बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पर उस फाई को, V को हटाकर उस V की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। V की जगह हम IR लगा देंगे। तो हमने क्या पढ़ रखा है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आपने धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिया करो। यहाँ लिखिए वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता
एस वी बराबर पाई अपॉन वी, यही तो है बच्चों ऊपर, है या नहीं है। अब v बराबर क्या होता है आई आर, तो फाई अपॉन आई आर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो अभी मैंने फाई अपॉन आई की वैल्यू आपको बताई है, धारा सुग्राहिता जो है, फाई अपॉन आई हमने क्या निकाला है, एन ए बी अपॉन सी। ये वैल्यू हम यहां पर उठा के रख देंगे फाई अपॉन आई की जगह। बताओ बच्चों रख सकते हैं या नहीं। यहां पर फाई अपॉन आई का मान हमारा ये होता है जो धारा सुग्राहिता हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या मैं ये वैल्यू यहां पर फाई अपॉन आई की जगह उठा के रख सकता हूं, रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो या एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई की जगह उठा के रख दीजिए एन ए बी अपॉन सी आर। तो ये हमारा वोल्टेज सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो मैंने यहां पर लिखा है। सारी चीजें वही हैं। एन क्या है, पेड़ों की संख्या, ए क्या है क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आर क्या है कुंडली का प्रतिरोध, सी क्या है ऐंठन बलयुग्म, और फाई क्या है निलंबन पत्ती में ऐंठन। तो सारी चीजें आपको वही हैं, बस नया क्या आया यहां पर, नया क्या देखने को मिला कि यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज की बात होगी, वहां पर धारा की बातें हो रही थी, क्योंकि बच्चों वो धारा सुग्राहिता थी, ये हमारी वोल्टेज सुग्राहिता है। तो यदि कुंडली के सिरों के बीच हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों, V है, तो राशि जो हमारी फाई अपॉन वी होगी, राशि पाई अपॉन वी को क्या कहा जाता है, वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, एस वी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने जो कॉइल ले रखी है, जो कुंडली ले रखी है बच्चों, अगर उसका प्रतिरोध आर है, तो सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V बराबर आई इंटू आर। अगर हमें वोल्टेज सुग्राहिता चाहिए एस वी, तो ये फाई अपॉन वी होता है, और V बराबर आई आर होता है। फाई अपॉन आई आप सभी को पता है, धारा सुग्राहिता में आप पढ़ चुके हो। ये वैल्यू हमने फाई अपॉन आई की जगह लगा दी, तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक नया निकल के आ गया वोल्टेज सुग्राहिता के लिए। सभी बच्चे देख लीजिए, एन फेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल, पी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आर कुंडली का प्रतिरोध, और सी ऐंठन बल युग्म। ये वोल्टेज सुग्राहिता है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ये हमारा धारा सुग्राहिता है। फॉर्मूला देख लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए, ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इन्हें समझने की कोशिश करोगे तो। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब मेरे को इसका आंसर बताओ, अगर हमको धारा मापी को अमीटर व वोल्ट मीटर में बदलना है, किसको बदलना है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, अमीटर में रूपांतरण। अगर हम धारा मापी को अमीटर में बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा। सभी बच्चे अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं। वोल्ट मीटर में रूपांतरण, अगर हम धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं या वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें इसकी संरचना में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें धारा मापी को अमीटर में बदलना, अमीटर में रूपांतरण करना है तो हमें कुछ नहीं करना, धारा मापी के समांतर क्रम में हम निम्न प्रतिरोध का एक शंट लगा देते हैं। धारा मापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का शंट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके समांतर क्रम में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, हमने इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, एक शंट लगा देंगे ऐसे करके एस। तो भाई आई धारा आपकी जा रही है, ऐसे करिए पूरी की जो संरचना होगी ना ये हमारी अमीटर की हो जाएगी। अब तो इधर अगर धारा की बात करूं, अगर इधर धारा हमारी आई जी गई गैल्वेनोमीटर में, इधर कितनी धारा जाएगी, आई धारा अगर आप प्रवाहित कर रहे थे आई जी इधर गई, तो इधर कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी धारा जाएगी इस शंट में। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, जो मैंने डैश करके दिखाई है, ये हमारी अमीटर है। ये हमारा क्या है बच्चों, एक अमीटर बन चुका है, क्योंकि हमने इस धारा मापी के समांतर में, क्योंकि धारा हमारी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, समांतर में हमने एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगा दिया। तो अब ये क्या है, एक अमीटर की तरह बिहेव करेगा, एक अमीटर की तरह कार्य करने लग जाता। जो बच्चे हमारे नहीं जानते उनको मैंने थोड़ा सा बता दिया, अगर आपको बताया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्रेट बच्चे हो, बहुत ज्यादा ग्रेट। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहां तक सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है। अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, मैं लिखोगे धारा मापी के
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो हमें ये करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। ये दो बिंदु आप लोग मान लीजिए, ए और बी, इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर हम एक उच्च प्रतिरोध का शंट इसके साथ और लगा देंगे। तो ये जो संरचना हमारी ऐसी करके बनेगी, ये वाली, ये हमारी वोल्ट मीटर है, ठीक है बच्चों। इसमें धारा अगर आप दिखा रहे हो तो यहाँ पर आप IG धारा दिखा सकते हो। अगर आप दिखा रहे हो तो भाई गैल्वेनोमीटर में धारा जाएगी वो IG होगी, सीधी सी बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा किसका है बच्चों, वोल्ट मीटर का है, ठीक है ना। देख लीजिए सभी, कोई टिपिकल नहीं है, बड़ा आसान है, आप लोग बस देख लीजिए कैसे हमने यहाँ पर किया है। तो अगर हमें धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करना है तो धारा मापी के हम समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का, धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न का मतलब बहुत कम प्रतिरोध का एक शंट लगा देंगे। तो अब ये जो संरचना आपको दिख रही है ये हमारी एक अमीटर है। और अगर हमको धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो कुछ नहीं करना, धारा मापी के श्रेणी क्रम में, ये धारा मापी है और यहाँ पर हमने एक और प्रतिरोध या R दिखा सकते हो, अगर बड़ा प्रतिरोध है तो R दिखा दिया जाता है वैसे, अगर आपको नहीं पता है तो हमने क्या किया, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का शंट लगा दिया जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर इसके श्रेणी क्रम में है, तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। क्या बोला इसने, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है। अगर हम अमीटर को और वोल्ट मीटर को अपने यहाँ सर्किट में लगाते हैं, परिपथ में यूज करते हैं, तो इनको कैसे यूज किया जाता है, आपको पता है तो मेरे को बता दीजिए। नहीं पता है तो भाई अमीटर को अगर हम परिपथ में लगा रहे हैं तो अमीटर को हम परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धारा ले, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है इसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं जिससे कि कम से कम वोल्टेज ले। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है। आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है, कोई फालतू क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं कराने वाला, ठीक है। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहां तक सभी बच्चे, यहां तक देख लीजिए सभी बच्चे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो इसका आंसर मेरे को कमेंट करो। एक आदर्श अमीटर है और एक आदर्श वोल्ट मीटर है, जिसके आगे आदर्श लग गया तो भाई वो श्रेष्ठ इंसान होते हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है। तो ये भी हमारे श्रेष्ठ उपकरण की कैटेगरी में आ गए, आदर्श। तो एक आदर्श अमीटर है और एक आदर्श वोल्ट मीटर है, इनके विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है। अगर आपको पता है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा कितना कितना होता है। आदर्श है तब होता है, अगर आदर्श हटा देंगे तो नहीं होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्टमीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, अगर आपको पता है सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए। सर आप मैं लाइव क्लासेस, हाँ ऐप में लाइव क्लासेस बाद में देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड रह जाती हैं भूमि भटनागर। अगर आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो बाद में वो रिकॉर्डेड रह जाएगी, आप बाद में उसको देख सकते हो। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड रह जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे हमारे, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, चलो कुछ को पता है आदर्श। तो आदर्श अमीटर है तो भाई इसका जो विद्युत प्रतिरोध है वो बेटा शून्य होता है, याद रखना। और भाई ये इसके अपोजिट चलेगा, भाई इन दोनों की कभी बनती नहीं है, तू शून्य है मैं अनंत हूं। तो एक आदर्श अमीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, अनंत, इन्फिनिट।
आदर्श लग गया ना भाई, आदर्श लग गया तो भाई वैसे ही भाव खाएगा वो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब थोड़े से आप स्मार्ट हो, ठीक है ना, तो आप भाव खाते हो नहीं खाते हो, खाते हो, तो क्या आप स्मार्ट हो। अब वो भी तो भाई आदर्श है, वो भाव नहीं खाएगा, खाएगा। एक कुछ नहीं खा रहा, एक बहुत कुछ खा रहा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये 45 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धारामापी में जो लोहे की क्रोड है उसका यूज क्या होता है। एक तो वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको थोड़ा सा प्रबल और संकुचित कर देती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं उस लोहे की क्रोड की वजह से वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र आपका प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं रखना है, ठीक है, बस इतना सा देख लीजिए। बस लिखना चाहते हो लिख लेना, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, बस इतना बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान मत देना यहाँ पर। इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत है इतना। लोहे की क्रोड अगर धारामापी में बात करें तो बस इतना सा काम है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमा शायद कुछ बच्चों को पता हो। देखो इसको फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री एवं बी बराबर 1 हो तो, ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर थीटा का मान 90 है तो साइन 90 का मान 1 हो गया, और बी का मान 1 है तो भाई टाउ का मान एम के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अब समझ लो, थोड़ा सा आगे हम लिख देंगे। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए, क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा समझ लो, हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना उसी से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना। देखो हमारे पास कोई मैग्नेट की डायपोल है, तो उस चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो अगर हम कोई हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव है और हम उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना चाहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा एकांक है, कैसा एकांक है, तो उस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वही है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बड़ा सिंपल है, आप लोग खुद से बना लोगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है, ठीक है ना, ठीक है, लिख लोगे, कर लोगे। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं कि भाई इसका मात्रक और विमा क्या होती है, तो बच्चों देखो टाउ बराबर क्या, एम बी साइन थीटा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। और देखो टाउ का यूनिट शायद सभी को पता होगा, न्यूटन मीटर होता है, और बी का क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन से तो न्यूटन गया, एम्पियर मीटर आप ऊपर पहुंचा दोगे तो यूनिट क्या आगे बन गया इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई इसका यूनिट पूछे तो सभी बच्चे इसका यूनिट भी बता देना क्या होता है बच्चों। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में अमीटर को इसलिए जोड़ते हैं कि भाई इसका प्रतिरोध होता है निम्न या कम, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा धारा ले, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ज्यादा, जिससे कि वो कम से कम धारा ले। इसी वजह से
विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यार, ये अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध होता है कम, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा धारा लेगा कब, जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसका आंसर बताया, आप लोग देख लीजिए। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, सभी को बोला मैंने, जिससे कि वे ज्यादा से ज्यादा धारा लेगा अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है और ये ज्यादा से ज्यादा धारा ले सके, इसी वजह से इसको श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, अधिक होता है, इसी वजह से इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि ये कम से कम धारा ले। ठीक है बच्चों, देख लीजिए सभी। P वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सभी को पता है भाई, यही तो होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। बताओ कितने बच्चों को पता है कि ये एम्पियर का परिपथीय नियम है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है? कितनों को पता है, सभी कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करना कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर है, इसका जो रेखीय समाकलन होगा वो नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। और ये हम आपको डेरिवेशन में भी कराए थे, जो बच्चे हमारे साथ डेरिवेशन डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। कितने बच्चों ने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रखा है वो मेरे को कमेंट करके बताएं। कितनों को ये तैयार है, कितनों को ये तैयार है? सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी बच्चे लाइव हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आई क्या है हमारे यहां पर, नेट धारा। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसका म्यू नॉट गुना होता है, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इतना सा थ्योरी है जो कि आप इसी से बना सकते हो। ठीक है, तो यार फिजिक्स है, इसको रटो मत। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको समझना है। रटने की बजाय समझने पर ज्यादा फोकस करो, तभी आप ये क्वेश्चंस बच्चों अच्छे तरीके से लगा पाओगे। ठीक है ना, लिख लोगे सभी एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए मैं आपका थोड़ा सा एक टेस्ट ले लूं, मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, देखता हूं हमारे कितने बच्चे अभी इस टाइम थोड़े से एक्टिव हैं। आर यू रेडी? आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, कमेंट करो सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों ने तैयारी कर रखी है अपनी। चैप्टर 4 तक देखते हैं कितने बच्चों ने तैयारी कर रखी है भाई, अभी पता चल जाएगा। अभी होगा दूध का दूध पानी का पानी। कमेंट करो, एक न्यूमेरिकल हम आपसे पूछ लें बच्चों, सभी कमेंट करना जितने बच्चे लाइव हो। चलिए, एम्पियर की परिभाषा है तो खुद से बना लोगे भाई। देखो एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, पता चलेगा आज। एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। आगे कह रहा है बच्चों, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेमी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.60 सेमी है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? मेरे को जल्दी से कमेंट करो, आंसर निकालो, बट कैलकुलेशन करके आंसर बताना भाई। जितने बच्चे लाइव हो, देखो लगभग 250 बच्चे लाइव हैं, सभी बच्चे इसका आंसर बताने का प्रयास करना। जो भाई आंसर सही बताएगा उसको 2 रुपए का इनाम मिलेगा। आज बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इतना बड़ा इनाम आपको मैं बहुत ही कम देता हूं, पता है। सभी बच्चे जल्दी से, जितने बच्चे लाइव हैं हमारे, मैं तो वाटर पी लूं। ठीक है, जो भी इसका आंसर देंगे उसको मिलेगा 2 रुपए का इनाम भाई। कितने बच्चों को चाहिए भाई 2 रुपए का इनाम? सभी को चाहिए ना? सभी को नहीं दे सकता, केवल एक ही को दूंगा। ठीक है, हैंड राइटिंग, चलो मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के
चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m हमको ज्ञात करना है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, जो सबसे पहले बताएगा उसको मिलेगा बहुत ही बड़ा प्राइज। भाई इतना बड़ा प्राइज आपको मिलने वाला है, बट पूछो मत। लाइक एंड शेयर जल्दी से करो, लाइक एंड शेयर बहुत ही कम बच्चों ने किया है भाई। और ये क्वेश्चन है एम्पियर की परिभाषा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गलती से, F/L बराबर 2 × 10⁻7 I1 I2 अपॉन R। शायद आपने गलती से इसे पढ़ा हो, शायद। यदि I1 = I2 = 1 एम्पियर, मैं डायरेक्ट I कर दे रहा हूं, I का मान वैसे यहां पर 1 एम्पियर आएगा निकल के एट द लास्ट। और F/L का मान यहां पर है, हमने लगाना है 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर, और R है हमारे यहां पर 1 मीटर। तो 1 एम्पियर है क्या? तो 1 एम्पियर वह स्थिर वैद्युत धारा है जो, अब ये दो हमारे तार हैं, इनमें हमने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है। तो जो हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा इन चालक तारों में प्रवाहित कर रहे हैं, वो धारा प्रति एकांक लंबाई पर कितने न्यूटन, वो 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। समझिए, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे के समांतर रखे। कितनी दूरी पर रखे हैं ये दोनों चालक तार? एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित। ये दोनों चालक तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बच्चों? 1 मीटर की दूरी पर। तो क्या होगा, प्रति चालक के, प्रत्येक कोई भी चालक तार आप ले सकते हो, तो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर इतने न्यूटन का बल आरोपित कर सके, उसको कहा जाता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक चालक की या प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लिखा हुआ है, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल आरोपित कर सके या बल लगा सके, उसको कहा जाता है 1 एम्पियर। ठीक है ना? लिख लोगे कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित चालक तारों में हम प्रवाहित कर दिए। तो चालक तारों की प्रति मीटर लंबाई पर एक कितना बल आरोपित करेगी? 2 × 10⁻7 न्यूटन का ये बल आरोपित करती है प्रति मीटर लंबाई पर। कि अगर हमारे पास 2 चालक तार हैं, हमने अगर इन दोनों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रखी है, इन दोनों चालक तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितने न्यूटन का बल लगेगा? 2 × 10⁻7 न्यूटन का। अगर हम इनमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों चालक तार 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर इतने न्यूटन का बल लगने वाला है, 2 × 10⁻7 न्यूटन का। तो उसको कहा जाता है 1 एम्पियर वैद्युत धारा। 1 एम्पियर उसको कहा जाता है। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। आप ये वाली डेफिनेशन मत बना देना, I = Q/T वाली। अगर बोर्ड में एम्पियर की डेफिनेशन आती है तो आपको यही बतानी है जो मैंने आपको अभी बताई है। अगर आप ये बताओगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला। उस वाली पे तो नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिल जाए तो वो गलत बात है कि एग्जामिनर ने आप पे रहम खा के वो नंबर दे दिया। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के।